गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विनोद जांगिड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सितारा कोचिंग क्लासेज तारानगर में। जैसा आप सभी को पता है कि आज के समय में, वर्तमान समय में राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंतर्गत कोरोना महामारी का प्रकोप छाया हुआ है और उससे आप सभी विदित हैं, आप सभी को पता है। और इसी दौर में हर प्रकार की अर्थव्यवस्था, हर सिस्टम बाधित हो चुका है। धीरे धीरे देश, पूरा विश्व अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है इस महामारी से तुरंत प्रभाव से कैसे निपटा जाए। अब ये सभी बेसिक बातें हैं, किंतु जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें है वर्तमान समय की हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, या हम कहें हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो वर्तमान समय में इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। चाहे आप छोटे स्तर पर स्कूल ले लें, बड़े स्तर पर कॉलेज ले लें, या उससे भी बड़े स्तर पर कोचिंग क्लासेस ले लें, जिसके अंतर्गत लाखों की संख्या में स्टूडेंट अध्ययनरत थे। चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस थी, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस थी, जिस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है ऑफलाइन क्लासेस का। जिसकी हम बात करें कि स्कूल था तो वो वर्तमान में बंद है, कॉलेज है वो बंद है, और कोचिंग की बात थी तो वो कोचिंग भी बंद है। और इसी दौर में जिनकी उम्मीदें थी कि निकट समय के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अच्छी सी सरकारी जॉब पा लेंगे, अब उन पे भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का बैन सा, एक प्रकार का ब्रेक सा लग चुका है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक सिस्टम नहीं रहा कंटिन्यू अध्ययन करने के लिए। उसी मुहिम में, उसी कड़ी के अंतर्गत हम आपसे जुड़ने के लिए और स्टार्ट करने जा रहे हैं सितारा कोचिंग क्लासेस तारानगर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आप कंटिन्यू प्रत्येक सब्जेक्ट को और एक अच्छी टीम के साथ पढ़ सकेंगे, और जिस सपने की आप उम्मीद कर रहे थे उसको आप समय के साथ पूरा कर भी सकेंगे। अब उसी के अंतर्गत प्रत्येक सब्जेक्ट की जिस भी हम चर्चा करें, क्लासें भी रहेंगी, टाइम टेबल भी शेड्यूल रहेगा, इसमें आपके साथ साथ के अंतर्गत प्रैक्टिस नोट्स भी रहेंगे, पीडीएफ भी आप कह सकते हो वो भी आपको मिले, साथ साथ में आप हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ लिख भी सकते हो, और साथ साथ के अंतर्गत आप टेस्ट सीरीज है वो भी देखकर और आप अपना आंकलन भी कर सकते हैं कि हाँ अब आज के समय में आप कहाँ हैं, और थोड़े दिन के बाद जैसे जैसे आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो भविष्य में आप कहाँ होंगे, या आप में क्या कुछ सुधार हुआ है, या आप में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उस टॉपिक को लेकर राजस्थान ज्योग्राफी। यहाँ आप भली भांति परिचित है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें सिलेबस होता है, और उस सिलेबस में सब्जेक्ट जो जो आने वाला होता है, सारा सिलेबस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में टॉपिक अपने आप में मायने रखते हैं। और ये बेसिक बातें होती है प्रत्येक कॉम्पिटिटर के लिए कि उनको भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका क्या सिलेबस होगा, और उस सिलेबस में क्या कुछ पार्टीशन होगा, कौन से सिलेबस से, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने का आएंगे, कितने आने की उम्मीद रहती है, कैसे आएंगे, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज अपने स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी ही क्यों, इंडिया भी कह सकते हो, विश्व भी कह सकते हो, कि स्टार्ट का एक ऐसा टॉपिक है जो आप राजस्थान पढ़ सकते हैं, उस दौरान आपके काम आता है, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस दौरान आपके काम आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस दौरान काम आता है। हर बेसिक टॉपिक के अंतर्गत इस टॉपिक का मेन रोल रहेगा। तो टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं आज। अक्षांश थ्योरिकल लिखेंगे भी, थ्योरिकल समझेंगे भी, डायग्राम भी होगा, और कोशिश आप लोगों की ज़्यादा होनी चाहिए
कि लिखा हुआ है उसको तो आप पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ सामने वाला जो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, समझाने की कोशिश जो कर रहा है उस पर भी आप विशेष ध्यान दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लिखा हुआ है उसको हम समझ नहीं पाते, किंतु उसी लिखे हुए को जब सामने वाला बोलकर बताता है तो आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाते हो। लिखा हुआ तो आपकी किताबों में भी मिल जाएगा। टॉपिक है हमारा अक्षांश। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश होते क्या है। ये नहीं कि जी कितने होंगे, कम से कम हमें पहले ये तो पता हो जी अक्षांश होते क्या है। और अक्षांश के बारे में आपको पता चले उसके लिए आपको पहले मैप के बारे में पता होना चाहिए। चाहे आप विश्व का मैप लेते हो तो, या एक प्रकार से मैं कह दूं आपको थोड़ा सा ग्लोब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें मैप का, ग्लोब का, एटलस बुक का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो अक्षांशों के बारे में, अक्षांश कुछ नहीं, बेसिक सी बात है। जब भी आप ग्लोब पर या विश्व मैप पर कुछ सीधी सी रेखाएं देखेंगे, सीधी रेखाओं का मतलब यहाँ क्या होगा कि जो रेखाएं होंगी जिसको अपने आगे प्रदर्शित भी करेंगे, जो हमें दिखाई देगी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, धरातल के समानांतर क्षैतिज रूप में खींची गई रेखाएं, उन रेखाओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, अंतराल होता है, दूरी होती है, हिस्सा होता है, भाग होता है, उसको अक्षांश कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। मैं यहां ये कह रहा हूं कि अक्षांश, तो अक्षांश के लिए होता है कि जो आप ग्लोब पर देखते हो, विश्व मैप पर देखते हो, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाएं, रेखाएं बोली जा रही हैं, रेखाएं जो क्षैतिज रूप में होगी, धरातल के समानांतर होगी, फर्श के समानांतर होगी, उन रेखाओं के बीच का जो अंतराल है, दूरी है, क्षेत्रफल है, हिस्सा है, भाग है, उसको कहा जाता है अक्षांश। पॉइंट नंबर 1। दूसरा हम जब चर्चा करेंगे अक्षांश रेखाएं, तो रेखाएं जिसके लिए मैं बोल रहा हूं ना कि दिशा, यहां ये जरूरी है कि दिशा कैसी होगी, तो उस दिशा के आधार पर होगी अक्षांश रेखाएं। और पॉइंट नंबर 3 होगा अक्षांश वृत्त। अब ये जो खींची गई जो रेखाएं होती है वो रेखाएं क्या करती हैं, सर्किल बनाती है, वर्त बनाती है। एक प्रकार से मैं ये कह दूं हमारे पास 3 पॉइंट होंगे, 3 टॉपिक होंगे, 3 महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 होगा हमारे पास अक्षांश। अब ये अक्षांश जैसे ये एक प्रकार से पृथ्वी मान ले, आप ग्लोब मान लें, और इस पर ये 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और इसी लाइन के समानांतर ही इसी लाइन के समानांतर ही खींची गई रेखाएं, चाहे हम 0 डिग्री से ऊपर के हिस्से की हम बात कर लें और चाहे 0 डिग्री से नीचे दक्षिण के और हिस्से की हम बात कर लें। ध्यान से समझना भाई, डायग्राम के माध्यम से समझने की अपनी कोशिश करेंगे कि जैसे हम मान लें कि ये पृथ्वी है या ये ग्लोब है, इस पर हमने यहाँ कुछ ये रेखाएं खींच ली और उन रेखाओं को हम क्या कह रहे हैं कि ये रेखाएं हैं जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जिस पर सबसे पहले हमने यहाँ प्रदर्शित किया है 0 डिग्री लाइन को, भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को। अब इसी 0 डिग्री लाइन के समानांतर साथ साथ एक प्रकार से हम कह सकते हैं उत्तर की ओर खींची गई रेखाएं हैं, उन रेखाओं की संख्या हम कह रहे हैं कितनी होगी, 90 होगी। ऐसे हम अगर दक्षिण की ओर जाएं तो यहाँ भी खींची गई रेखाएं, उन रेखाओं की संख्या भी कितनी है, 90 है। एक तो ये है। दूसरा इसके अंतर्गत इनकी दिशा भी आप ध्यान रखें, दिशा हम कह सकते हैं तो ये दिशा है हमारी पूर्वी भाग और ये है हमारा पश्चिमी भाग, कि पूर्व से पश्चिम, या आप ये कह सकते हो पश्चिम से पूर्व की ओर। तीसरी बात हमारी क्या थी, हमने कहा था ये क्षैतिज होती हैं। क्षैतिज का मतलब होता है फर्श के समानांतर, धरातल के समानांतर खींची गई रेखाएं, तो ये क्षैतिज है, फर्श है, धरातल के समानांतर खींची गई ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं। अब हमें यहाँ गणना करनी है अक्षांशों की, तो अक्षांश क्या होंगे, कितने होंगे, वो इसमें देखिए। जैसे
ये 0 डिग्री लाइन है। अब इस 0 डिग्री लाइन से अगर हम यहां ऊपर की ओर चलते हैं तो 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, लास्ट में यहां जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तो यहां आएगा 89 और लास्ट में आएगा 90। सेम ऐसा ही यहां दक्षिण की ओर 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जैसे ही हम यहां दक्षिण तक आते हैं यहां आता है 89, 89। अब अक्षांश अगर हमें चाहिए तो अक्षांशों का मतलब हम क्या कहेंगे, ये जो रेखाएं हैं, ये जो हमने यहाँ रेखाएं प्रदर्शित की है 0 से और 1 यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है 1, तो 0 और 1 के बीच का जो भाग होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 1 से लेकर 2 के बीच में जाएंगे तो 2 होगा, 2 से 3 के बीच में जाएंगे तो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लास्ट में जैसे ही यहाँ जाओगे आप 89, 89 से और उत्तर तक जाएंगे तो यहाँ कितने होंगे, 90 होंगे। तो ये हमारा 90 प्लस के अंतर्गत इसी 0 डिग्री लाइन से जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे और जैसे ही दक्षिण में 90 तक जाएंगे तो यहाँ भी कितने होंगे, 90 होंगे। क्यों, क्योंकि अगर उत्तर में 90 है तो दक्षिण में भी कितने होंगे, 90 होंगे। तो टोटल हम कह सकते हैं कितने होंगे, 180। अब हो सकता है आप कहीं से पढ़ रहे हो या आपने कहीं पढ़ा है तो आप ये कहोगे जी इसके अंतर्गत 0 डिग्री लाइन को ऐड क्यों नहीं किया जाए, या 0 डिग्री लाइन को ऐड किया जाएगा तो इनकी संख्या 181 होगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं अक्षांशों की, यहाँ हमें अक्षांश रेखाएं काउंट नहीं करनी। और अक्षांशों की बात की है तो हमने कहा है अक्षांश का मीन्स अगर देखा जाए, इनका अर्थ अगर देखा जाए तो ये जो खींची गई रेखाएं जो हम देख रहे हैं, कोई भी दो रेखाएं, उन रेखाओं के बीच का जितना एरिया, क्षेत्रफल, अंतराल, दूरी है उसी को हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। तो बिल्कुल सीधे सीधे सरल शब्दों में एक प्रकार से मैं ये कह दूं कि अक्षांश अगर होंगे तो उत्तर के अंतर्गत 90, दक्षिण के अंतर्गत 90 और टोटल आपका मान होना चाहिए, तो टोटल मान होगा आपका 180। पॉइंट नंबर ये हुआ जी फर्स्ट हमारा। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, अक्षांश रेखाएं जो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है यहाँ मैप पर। अब इन्हीं पर आपको इनकी काउंटिंग भी करनी है, ये कितनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री लाइन को एक बार हम छोड़ दें, इस लाइन को हमें काउंट नहीं करना, जैसी है वैसी पड़ी रहने दो भाई। 0 को छोड़ दिया, 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 से 1 से स्टार्ट किया, 1 सीधा सीधा हम ऊपर तक गए, कितनी हो गई, 90। अगर 0 को छोड़ के उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जा रहे हैं और वहां इनकी संख्या 90 है तो दक्षिण के अंतर्गत भी कितनी होंगी, 90 होंगी। टोटल हो जाएगा 180। यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जो बचा था 0 डिग्री लाइन को, जिसको हमने छोड़ा था, उसको भी हम ऐड कर लें, टोटल होगी 181। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें करेंगे -2, लास्ट में हमारा आंसर आएगा अक्षांश रेखाएं, तो रेखाएं होंगी हमारी 179। और कैसे, ये जो है जिसकी हम यहाँ -2 की अगर बात करें तो ये जो -2 है यही है हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, एक तो ये जो 90 डिग्री उत्तर होता है और एक ये जो 90 डिग्री दक्षिण होता है,
ये दो कोई सीधी सरल रेखाएं नहीं होती, ये बिल्कुल छोटे से आप ध्रुव कह सकते हो, वर्त कह सकते हो, सर्किल कह सकते हो, वो होंगे। तो एक तो 90 डिग्री उत्तर और एक 90 डिग्री दक्षिण, इन दोनों को सीधी सरल रेखाएं नहीं मानकर और इनको अपने बिंदु ध्रुव मानेंगे, वर्त मानेंगे, सर्किल मानेंगे, तब इनको हम यहाँ माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 179। ये होता है जी अक्षांश रेखाएं उन अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत। पॉइंट नंबर तीसरे की अगर हम बात कर लें, अक्षांश व्रत, अगर पॉइंट नंबर तीसरा है उस तीसरे की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत होता है अक्षांश व्रत। और अक्षांश व्रत का मतलब है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर इनको सब समझना हो, क्लियर करना हो, तो उसके लिए जरूरी है आपके पास ग्लोब या मैप हो। और जब आप ग्लोब पर देखोगे तो ये सारी की सारी जो ये सीधी रेखाएं हमें दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी रेखाएं क्या करेगी, ग्लोब पर एक सर्किल बनाएगी, एक वर्त बनाएगी। यहाँ पर जो भी वर्त बनेंगे जिसके अंतर्गत आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक, अगर जब आप इनको काउंट करोगे तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो 0 को छोड़ के 90 उत्तर 90 दक्षिण और प्लस के अंतर्गत एक 0 डिग्री लाइन, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा है वो भी। तो यहाँ जो टोटल अक्षांशों के द्वारा बनने वाले वर्त होंगे उन वर्तों की कुल संख्या होगी 181। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत ये जो रेखाएं हैं, चाहे वो कैसी भी है, किसी भी रूप के अंतर्गत है, वो सारी की सारी रेखाएं क्या करेंगी, सर्किल बनाएंगी, वर्त बनाएंगी। यहाँ अक्षांशों के द्वारा बनने वाले जो वर्त होंगे उन वर्तों की कुल संख्या होगी, तो ध्यान रखना 181 होगी। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात, इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा बनने वाले जो वर्त हैं उन वर्तों में सबसे बड़ा अगर वर्त है तो ध्यान रखना अक्षांश, उन अक्षांशों के द्वारा बनने वाला सबसे बड़ा अगर कोई वर्त होगा तो हमेशा ध्यान रखना वो होगा भूमध्य रेखा का, कि भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा वर्त बनाएगी। और आगे जब पढ़ोगे ना देशांतरों में, तो देशांतर वर्त होंगे, उसके अंतर्गत भी एक बार इसको रिपीट में वहां लिया जाएगा, वहां भी कहीं ना कहीं इसका रोल आएगा। तो अक्षांशों के द्वारा बनने वाले वर्त, उनकी टोटल संख्या होगी, तो ध्यान रखें 181। अब एक बार के लिए इसको अपने रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके अच्छी तरीके से ये क्लियर हो सके, कवर हो सके। हमने कहा था अक्षांश, तो अक्षांशों के लिए सीधा सा मैंने कहा था, अगर आप विश्व मैप पर, ग्लोब पर अगर आप देखते हो कि आपको कुछ रेखाएं दिखाई देंगी और वो रेखाएं भी कैसी होंगी, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज रूप में धरातल के समानांतर, फर्श के समानांतर खींची गई रेखाएं, और उन रेखाओं में किन्हीं भी दो रेखाओं, चाहे वो कोई सी भी हो, 0 से 1 हो सकती है, 1 से 2 हो सकती है, 2 से 3, हाँ कोई भी दो रेखाएं, उन दो रेखाओं के बीच का जितना भी अंतराल है, दूरी है, क्षेत्रफल है, उसको कहा जाता है, वो कहलाता है अक्षांश। अब अक्षांशों की जब हमने गणना की, काउंटिंग की, तब हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले जी अक्षांश। तो अक्षांश होंगे कितने, तो सीधा सीधा यहाँ कह दूं पहले ही, अक्षांश है तो हमारे सामने है 180। क्यों? क्योंकि 90 उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत, 90 दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ हमने जब काउंटिंग की थी तो किया था 0 डिग्री लाइन, क्योंकि हमें लाइनिंग काउंट नहीं करनी, हमें तो अक्षांश सही है। 0 से और 1 के बीच का भाग था तो 1 था, 1 से 2 के बीच का भाग था तो 2 था। ऐसे जैसे हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं 89 से 90 तक, उत्तर तक, तो 90 उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है, 90 दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत है, और सीधा सीधा है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, डायरेक्ट आप कह सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना 180 होंगे। और पहले भी कहा था, कुछ एक आप ये कहोगी जिसके अंतर्गत 0 डिग्री लाइन को ऐड किया जाएगा तो ये 181 हो जाएंगे। अरे लाइन ऐड करोगे भी क्यों, लाइनिंग तो हमें यहाँ काउंट ही नहीं करनी, हमें तो अक्षांश काउंट करने हैं। अगर लाइनिंग काउंट करनी होती तो काउंट करते, यहाँ तो हमें अक्षांश सही है, तो यहाँ रेखाओं का रोल नहीं, इनके बीच का जितना एरिया है बस वो चाहिए। दूसरी हमने बात की थी अक्षांश रेखाएं।
रेखाओं की जहां बात थी तो हमने कहा था 0 डिग्री लाइन को एक बार के छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। 0 के बाद उत्तर में 1 से काउंट करते करते हम पहुंचे थे 90 तक, 90। फिर यहाँ दक्षिण के अंतर्गत 1 से लेकर और नीचे तक पहुंचे थे 90, तो ये जी 90 टोटल हो गए थे हमारे 180। 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, टोटल 180। और यहाँ आप काउंट करते हो 0 डिग्री लाइन को, भूमध्य रेखा को, ये 1 काउंट कर दिया, टोटल हो गए 181। अब यहाँ आके बात रुकती नहीं कि अक्षांश रेखाएं 181 ही होंगी, तो यहाँ ध्यान रखना हमने किया था -2, और -2 कहाँ से किया, तो ये विशेष था इसमें, क्योंकि एक तो जो ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और एक ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, ये 2 रेखाएं नहीं होकर 2 ध्रुव होंगे, बिंदु होंगे, सर्किल बनेंगे, वर्त बनेंगे, तो इनको हम यहाँ रेखाओं के रूप में काउंट नहीं करके इनको हम 2 वर्तों के रूप में काउंट करते हैं। इनको जैसे ही माइनस किया जाता है तो हमारा आंसर आएगा लास्ट में 179। तो ये अक्षांश रेखाएं 179। तीसरा था हमारे पास अक्षांश वर्त। वर्तों की बात है तो मैंने कहा ये जो खींची गई रेखाएं जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये रेखाएं सारी की सारी क्या करती हैं, वर्त बनाएंगी, सर्किल बनाएंगी। और इनके बारे में आप ये भी कह सकते हो कि चाहे अक्षांश रेखाएं हो चाहे देशांतर रेखाएं होती है, जो हमें मैप पर, ग्लोब पर जो दिखाई देती है, वो वास्तविक नहीं होकर हमेशा क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ये वास्तविक नहीं होकर हमेशा काल्पनिक होती हैं। अब जब वर्तों की बात थी तो ये सारी की सारी रेखाएं वर्त बनाएंगी, जिसमें 90 डिग्री उत्तर था, 90 डिग्री दक्षिण था, और एक जो हमने काउंट किया था 0 डिग्री लाइन को, भूमध्य रेखा को। टोटल अगर अक्षांशों के द्वारा बनने वाले वर्त बनेंगे, उन वर्तों की कुल संख्या होगी 181। और फिर इसमें हमने कहा था जितने भी वर्त बन रहे हैं इनको जब हम देखेंगे तो यहाँ अक्षांशों के दौरान बनने वाला सबसे बड़ा वर्त अगर होगा तो वो होगा भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस भाग पर, भूमध्य रेखीय भागों पर आप देखोगे तो इसका सर्वाधिक विस्तार, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। तो ये 3 बातें हैं यहाँ, अक्षांश, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त। अब इसी के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य, इन पर चर्चा करते हैं। तथ्य, सीधी सी बात। अभी कहते हैं ना कि टाइम टाइम की बात होती है, तो वैसा भी यहाँ है। कंपटीशन चाहे कैसा भी हो, उसको बहुत ज़्यादा इजी नहीं लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपको कितना भी अच्छी तरीके से, फिर भी उस पर आप कंटिन्यू उसको आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। और अब यहाँ तथ्य जैसे लिखें तो कई बार होता क्या है, कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप के जैसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे उसमें ऐब सैद है तो दिए जाते हैं, किंतु शॉर्ट सा जो आंसर होता है वो नहीं देके कई बार क्या हो जाता है, कुछ थ्योरिकल बातें पूछ ली जाती है। तथ्यात्मक आधार पर निम्नलिखित में से जो असंगत है उसको छांटिए, या जो संगत है, सत्य है, उसको छांटिए, ऐसे कुछ बातें दी जाती है। तो ऐसे ही कुछ बातें हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। कि अब तक तो हमने सीधा सीधा पढ़ा था, यस नो, हाँ आंसर होगा नहीं होगा, एक एक ऑप्शन में सीधा सीधा था। अब कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, उन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप के जैसे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन पर विशेष ध्यान रखें। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, अक्षांशों पे संबंधित अगर तथ्यों की बात देखी जाए तो पहला तो था हमारा, ये हमेशा क्या होंगे, पश्चिम से आप पूर्व कह सकते हो या पूर्व से आप पश्चिम कह सकते हो, कि जैसी कुछ दिशा है, जैसा इनका विस्तार है, तो उस दिशा या उस विस्तार के आधार पर आप क्या कह सकते हो, ये पश्चिम से पूर्व हो सकते हैं, या आप कह सकते हो पूर्व से पश्चिम हो सकते हैं। सिंपल सी बात है।
नंबर 2, ये हमेशा कैसे होंगे, क्षैतिज कह सकते हो या एक प्रकार से कह सकते हो धरातल के समानांतर। जैसे यहाँ ये खींची गई रेखाएं, उन रेखाओं के आधार पर कि या तो ये क्षैतिज हो सकते हैं या ये धरातल या फर्श के समानांतर हो सकते हैं। ये इनकी दूसरी बात। तीसरी बात, ये विशेष है इसमें कि ये समानांतर होंगे, ये हमेशा एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, समानांतर होंगे। समानांतर का मतलब जैसा ये हमें दिखाई दे रहा है, ये लगभग समान अंतराल पर इनका आपको विस्तार मिलेगा। लगभग इनका यहाँ बीच का जो अंतराल है, दूरी है, वो लगभग समान होगी। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है किंतु बहुत ज़्यादा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो इनके बीच का अंतराल है वो लगभग समान होगा, तभी ये कहेंगे कि ये लगभग क्या होंगे, समानांतर होंगे। ये इनकी तीसरी खास बात। पॉइंट नंबर 4, ये जो अक्षांश होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है उस भाग को कहा जाता है कटिबंध। कि अक्षांश जो होते हैं उन अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है उस भाग को कहा जाता है, वो कहलाता है कटिबंध। जैसे आप पढ़ते हो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध, तो अक्षांशों के बीच का जो भाग होगा उस भाग को कहा जाता है, वो कहलाता है कटिबंध। नेक्स्ट, यहाँ अक्षांश जो हैं, इन अक्षांशों पर ये जो इनका विस्तार जो हम बात कर रहे थे, या ये जो अंतराल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसको अगर देखा जाए तो इनके बीच का जो अंतराल है उनकी एवरेज औसत दूरी, शब्द को ध्यान रखना भी, इनके बीच की अंतराल दूरी है तो हम कहें औसत, तो वो औसत दूरी आप पढ़ते हो वो होती है लगभग 111 किलोमीटर। अक्षांश है तो उन अक्षांशों के बीच का अंतराल है, दूरी है, तो वो लगभग होगी 111 किलोमीटर। किंतु यहाँ एक बात और बता दूं विशेष, भूमध्य रेखा के जो भाग होते हैं, यानी भूमध्य रेखा के निकटवर्ती जो क्षेत्र होंगे, उन निकटवर्ती भागों पर इनके बीच की औसत दूरी या अंतराल हमेशा ही थोड़ा सा कम होगा। यानी यहाँ 111 किलोमीटर पूरा नहीं होके इससे थोड़ा सा कम होगा, लगभग 110 पॉइंट समथिंग आप कह सकते हो, 110.6 के करीब आप कह सकते हो। तो यहाँ भूमध्य रेखीय भाग होंगे, इन भूमध्य रेखीय भागों पर इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, थोड़ी सी हमेशा कम होगी, 111 किलोमीटर पूरी नहीं होगी। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे आप उत्तर की ओर जा रहे हो चाहे आप दक्षिण की ओर जा रहे हो, जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनके बीच का अंतराल है उसमें धीरे धीरे हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। या हम एक प्रकार से कहें कि ध्रुवीय भागों पर इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, वो थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। तो ये तीन चीज़ें, तीनों को ध्यान से, औसत दूरी तो हमारी लगभग 111 किलोमीटर है, किंतु भूमध्य रेखा के जो भाग हैं, इन भूमध्य रेखीय भागों पर इनके बीच का अंतराल है, दूरी हमेशा थोड़ी सी कम होगी। और जैसे जैसे भूमध्य रेखीय भागों से ध्रुवीय भागों की ओर जाएंगे तो इनके बीच का जो अंतराल है, वो दूरी है, वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। आप सीधा से कह सकते हो ध्रुवीय भागों पर इनके बीच का अंतराल है हमेशा ही थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये इसकी विशेष बात। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको एक बार अगर रिपीट करें तो हमने कहा अक्षांशों को लेकर तो विशेष ध्यान रखें, पश्चिम से पूर्व कह सकते हो या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर कह सकते हो। दूसरा, ये हमेशा क्षैतिज होंगे, धरातल के समानांतर होंगे, फर्श के समानांतर होंगे, तो ये हो जाएगा भाई। फिर ये हमेशा समानांतर होंगे, ये इसकी विशेष बात है। समानांतर का मतलब इनके बीच का जो ये अंतराल है, दूरी लगभग समान होगी, थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं मिल जाए परिवर्तन, किंतु बहुत ज़्यादा अंतर या परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा। तो इनके अंतर्गत ये लगभग समानांतर होंगे एक दूसरे के
लगभग समान अंतराल पर। फिर हमने कहा था अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं, तो वो कहलाता है हमारा कटिबंध। और उसके बाद आगे की बात थी अक्षांशों की औसत दूरी हमेशा होती है, तो वो दूरी थी हमारी लगभग 111 किलोमीटर। ये अंतराल है, ये दूरी है, तो लगभग होगा 111 किलोमीटर। फिर यहाँ इसमें दो लास्ट में बातें थी, भूमध्य रेखीय भागों पर, भूमध्य रेखीय भागों पर अक्षांशों के बीच का अंतराल या औसत दूरी थोड़ी सी कम होगी, और जैसे जैसे ध्रुवीय भागों की ओर जाएंगे तो इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, वो थोड़ा सा आपको हमेशा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ये था हमारा एक टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं अक्षांश। तो रिवीजन के तौर पे अक्षांश 180, अक्षांश रेखाएं 179, अक्षांश वर्तों की बात थी तो अक्षांश वर्त होंगे हमारे 181। 3 बातें, और उसके बाद ये 3-4 महत्वपूर्ण तथ्य अक्षांशों को लेकर। अब इसी पर फिर नेक्स्ट उसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भाई। अक्षांश और अक्षांशों से ही हम कह सकते हैं उसी प्रकार से, उसी से संबंधित बिल्कुल देशांतर। तो जो अक्षांश होंगे उन अक्षांशों का एक प्रकार से आप कह सकते हो बिल्कुल विपरीत, और वो होता है देशांतर। कैसे होगा देखिए, हाँ जी, कुछ ऐसे, ऐसे का मतलब देशांतर जो होंगे, जो देशांतर होंगे उनमें क्या होगा, ये होंगे, ये है हमारी 0 डिग्री लाइन। यहाँ 0 डिग्री लाइन का मतलब है ये है हमारी ग्रीनविच रेखा, याम्योत्तर रेखा, विश्व की मानक समय रेखा। और ये जो देशांतर होंगे उनको आप कह सकते हो ये हमेशा कैसे होंगे, उत्तर से दक्षिण, या आप कह सकते हो दक्षिण से उत्तर की ओर। अक्षांशों में आपने पढ़ा था पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। ये आपके उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर, या इन्हीं को हम कह सकते हैं ये कैसे होंगे आपके लंबवत, ऊर्ध्वाधर, सीधे जैसे खड़े होते हैं। और अक्षांश कैसे थे, क्षैतिज थे, फर्श धरातल के समानांतर थे। तो ऊर्ध्वाधर रूप में, लंबवत रूप में सीधी सरल रेखाएं जैसे प्रदर्शित होती है वैसे आपको यहाँ दिखाई देंगे, तो वो क्या होंगे, देशांतर होंगे। अब इनकी अगर गणना की बात की जाए तो देशांतर कितने होंगे, तो ध्यान से यहाँ देखिए, ये 0 डिग्री लाइन है बिल्कुल बीचों बीच ग्रीनविच रेखा, इससे ये जो बीच का अंतराल है, दूरी है, तो यहाँ हमारे पास है दिशा पूर्व और ये हमने कही पश्चिम। तो इस 0 लाइन से और एक साइड में जैसे जैसे हम पूर्व की ओर चलते हैं तो यहाँ एक साइड में इनका टोटल मान होता है 180। एक साइड के अंतर्गत इनका टोटल मान 180 है, तो दूसरी साइड के अंतर्गत भी इनका टोटल मान कितना होगा, 180 होगा। और जैसा हमने यहाँ अक्षांशों में पढ़ा था उसी प्रकार से बिल्कुल सीधा सीधा आप कह सकते हो। तो 0 डिग्री लाइन है, उस लाइन से एक साइड में 180, दूसरी साइड के अंतर्गत भी 180, तो टोटल इनका मान आप कह सकते हो कितना होगा, 360 होगा। 2 बातें बोल रहा हूँ। एक नंबर, अक्षांशों की तुलना में देशांतर सीधे से 2 गुने हैं, वो 180 थे, ये 360 हो जाएंगे। दूसरा ध्यान रख लेना, यहाँ पर भी उसी तरह
0 डिग्री लाइन है तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जैसे जैसे यहाँ काउंट करें तो ये बीच का अंतराल है, क्षेत्रफल है, दूरी है, उसको यहाँ हम प्रदर्शित करते जा रहे हैं। एक साइड में 180 है, दूसरी साइड में भी 180 है, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 360। हमें यहाँ रेखाओं को काउंट नहीं करना, ये नहीं भी वापस 0 डिग्री लाइन को काउंट करें, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सीधे सीधे आप कह सकते हो एक साइड 180 है, दूसरी साइड 180 है, टोटल आपका 360, बात खत्म। नंबर 2, देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं की बात होती है तो देखिए 0 डिग्री लाइन को छोड़ दो, जैसे हमने अक्षांशों में छोड़ा था, 0 को छोड़ दिया, एक साइड में काउंट कर रहे हैं 180, दूसरी साइड में काउंट कर रहे हैं 180, टोटल हो गया 360। क्योंकि 0 डिग्री लाइन को एक बार छोड़ दो, एक साइड के अंतर्गत 180, दूसरी साइड में भी 180, टोटल 360। अब यहाँ आपके हो सकता है कि जी इसको ऐड कर लें, चाहे कर लो, मान लो इसको ऐड कर दिया, ये लो भी, टोटल हो गया 361, और फिर लास्ट में मैं कह दूँ इसमें से 1 घटा दो, टोटल हो गया 360। तो बात तो वही आ गई, लास्ट में आ तो 360 ही गया। और यहाँ जोड़ने की बात थी, चलो तो हमने यहाँ 0 डिग्री लाइन को इसको जोड़ दिया, कोई बात नहीं जी, छोड़ा था पहले, अब जोड़ दिया। यहाँ माइनस की बात है तो माइनस इसलिए किया जाता है, या देशांतर रेखाएं 360 इसलिए होती हैं, इन बातों को आप देखना। कहाँ? मैप पर, ग्लोब पर। यहाँ 0 डिग्री लाइन है, इसको चलो हम काउंट कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जरूरत है भी नहीं भी, किंतु ये 180 पूर्व और ये 180 डिग्री पश्चिम, इनको जब आप ग्लोब पर देखोगे, ग्लोब पर, तो ये ध्यान रखना ये कोई 2 रेखाएं नहीं होकर ये एक ही रेखा होती है। बिल्कुल जैसे ही ग्लोब पर आप बैक साइड में जाओगे इस 0 डिग्री लाइन के बिल्कुल बैक साइड में, तो वहाँ पर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम है, ये 2 नहीं होकर आपको एक ही रेखा दिखाई देगी। तो यहाँ पर +1 करना, इसको बाद में इनमें -1 करना, इतने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा सीधा आप कह सकते हो जो देशांतर रेखाएं होती है, तो देशांतर रेखाएं सीधा सीधा हम कह सकते हैं कितनी होगी, 360 होंगी। अब दूसरी बात यहाँ और थोड़ा सा बता दूं, ये 180 डिग्री पूर्व और ये 180 डिग्री पश्चिम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको जैसे ही ग्लोब पर या मैप पर दिखाई देगी, तो बाकी रेखाएं तो लगभग आपको सीधी नजर आएंगी, बिल्कुल लगभग सीधी नजर आएंगी, किंतु ये जो एक रेखा है, जैसे ही आप ग्लोब पर मैप पर देखोगे तो आपको कुछ आड़ी टेढ़ी नजर आएगी। एक प्रकार से मैं ये कह दूं कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये बिल्कुल सीधी नहीं नजर आएगी। तो इससे आप आसानी से एक तो पहचान सकते हो। दूसरा, इसी रेखा को यानी 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम, इसी रेखा को ही कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। विश्व की मानक समय रेखा तो वो है ये 0 डिग्री लाइन, जिसको हम कह रहे हैं ग्रीनविच है, यामियोत्तर है। किंतु जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो, दिन के निर्धारण की बात हो, तब ध्यान रखना 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम रेखा मानी जाती है। जिसके लिए बस थ्योरी में बता सकता हूँ एक बार के लिए, कि जिसको आप कह सकते हो उत्तरी भाग से, ध्रुवीय प्रदेश से यहाँ आर्कटिक महासागर, और यहाँ मध्यवर्ती दक्षिणी भाग पर देखोगे तो प्रशांत महासागर, जिससे होकर गुजरती है यही रेखा है। तो आप एक प्रकार से जब देखोगे तो एक साइड के अंतर्गत आपको नजर आएगा एशिया महाद्वीप, एक साइड में आपको नजर आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों को आपने कहीं एक प्रकार से विभाजित करती है, और वही विभाजन के समय वही उसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत विश्व की एक प्रसिद्ध जल संधि आती है, बेरिंग जल संधि, जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। तो वो चीज़ें आप वहाँ आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ हमारे पास था देशांतर रेखाएं, तो कहीं कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, सीधा सा आंसर होगा 360 होंगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इसी में, देशांतर वृत्त, ये कुछ थोड़ा सा अलग है।
ये कई बार कन्फ्यूजन में ला देता है। तो पहले इसका आंसर लिख देता हूं। देशांतर अगर वर्त होंगे तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक प्रकार से, ये होंगे 180। क्यों होंगे? तो सीधी सी बात है, ये रेखाएं जो हमें यहां दिखाई दे रही है लंबवत रूप में सीधी खड़ी, प्रत्येक देशांतर रेखा यानी प्रत्येक एक देशांतर रेखा हमेशा ही क्या करती है? आधा वर्त बनाती है। प्रत्येक एक देशांतर रेखा हमेशा ही आधा वर्त बनाती है। तो कुल रेखाएं कितनी थी? 360 थी। 360 रेखाएं हैं, एक रेखा आधा वर्त बनाएगी, तो 360 रेखाएं कितने बनाएंगी? 180। दूसरा, इसको जब आप मैप पर देखोगे, ग्लोब पर विशेषकर, तो जो रेखा आपके ग्लोब के आपके सामने वाले भाग पर है, जिस भी मान से प्रदर्शित की हुई है, जब अपोजिट साइड में जाओगे तो उसके बिल्कुल विपरीत मान की आपको कह सकता हूं, या उससे कुछ अलग मान की रेखा आपको अपोजिट साइड पर दिखाई देगी। तो सीधा सीधा है, एक देशांतर रेखा हमेशा आधा वर्त बनाती है। रेखाएं जब 360 हैं तो इनके आधे कितने होंगे? 180। किंतु अगर हमसे यहां पूछा जाए वृहद व्रत, बड़े व्रतों की कुल संख्या, तो भाई ध्यान रखना, तो होगा इनका टोटल मान 181। कैसे? तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था अक्षांशों में, अक्षांशों के दौरान बनने वाला सबसे बड़ा जो वर्त होता है वो बड़ा वर्त था 0 डिग्री भूमध्य रेखा का। तो एक वो, यानी देशांतरों में कुल वर्त होंगे 180 और प्लस के अंतर्गत एक वर्त अगर हम जोड़ेंगे तो किसका जोड़ेंगे? 0 डिग्री अक्षांशीय जो वर्त होता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के द्वारा जो बनने वाला वर्त होता है, उसको जैसे हम टोटल में लेंगे तो यहाँ इनका टोटल मान होगा 181, या मैं ये कह दूं वृहद व्रतों की कुल संख्या। तो ध्यान रखना भाई, सीधी सी बात है, वहाँ 180 नहीं करोगे, वहाँ होगा 181। 180 तो बनेंगे देशांतरों के द्वारा, और एक जो बड़ा व्रत होगा वो बड़ा व्रत होगा किसका? 0 डिग्री अक्षांशों का। इनका टोटल मान हो जाएगा 181। एक बार के लिए रिवीजन के तौर पर, देशांतरों के लिए हमने कहा था 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, यामियोत्तर रेखा, एक साइड के अंतर्गत पूर्व में 180 है, दूसरी साइड में पश्चिम में 180 है। सीधा सीधा इनका टोटल मान होगा 180, 180, 360। देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं के लिए भी मैंने कहा ज़्यादा कहीं इसमें ताक झांक ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनका भी टोटल मान 360 होगा। कई बार ये हमने पढ़ा था 0 डिग्री लाइन है जी, विश्व की मानक समय रेखा है, फिर 180, 180 दो हैं, प्लस करोगे फिर माइनस करोगे फिर लास्ट में वहीं आओगे, तो इतने की ज़रूरत नहीं। बस रिवीजन के तौर पर हमने कहा था कि 0 डिग्री ये जो हमें लंबवत रूप में दिखाई दे रही रेखा है वो है विश्व की मानक समय रेखा, और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये कोई दो रेखाएं नहीं होकर ये एक ही रेखा होती है, और इसको हमने कहा था ये कहलाती है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दिन के निर्धारण में इसका बड़ा योगदान। इसके बाद हमने कहा था देशांतर वर्त, ये आपका इम्पोर्टेंट था, तो मैंने पहले ही कह दिया था आंसर आया था हमारा 180, आंसर हमारा 180 आ गया था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बोला था कोई भी एक देशांतर रेखा हमेशा क्या करती है? अर्धवर्त बनाती है, और हमारे पास रेखाओं की कुल संख्या थी, या यूं कह दें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या थी तो 360 थी, तो यहाँ 360 के आधे हो जाएंगे 180। और जब हमने कहा था वृहद व्रत, बड़े स्तर पर बनने वाले व्रतों की कुल संख्या की बात थी, तो ध्यान रखिए आंसर होगा 181। क्यों? क्योंकि 180 तो यहाँ देशांतरों के द्वारा बन रहे हैं, और एक जो बड़ा स्तर पर वर्त बनेगा वो एक वर्त हम जोड़ेंगे किसका? 0 डिग्री भूमध्य रेखा का, विषुवत रेखा का, अक्षांशों के द्वारा बनने वाला जो व्रत था उसको। तो ये हमारे पास देशांतर। अब इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य,
जैसे अक्षांशों में थे वैसे बिल्कुल। यहाँ अगर आप बात देखो इन देशांतरों की, तो इनकी एक प्रकार से आप दिशा कह सकते हो, तो कैसी है, उत्तर से दक्षिण, या मैं ये कह दूं दक्षिण से उत्तर की ओर। ये देशांतर है तो उन देशांतरों का विस्तार आप जैसे देखो दिशा के हिसाब से, तो चाहे आप उत्तर से दक्षिण की ओर ले लो और चाहे आप दक्षिण से उत्तर की ओर ले लो। दूसरा बात था, ये कैसे थे, ये थे हमारे ऊर्ध्वाधर, या ऊर्ध्वाधर को हम कहते हैं एक प्रकार से लंबवत, सीधी खड़ी रेखाओं के रूप में, और अक्षांश थे हमारे क्षैतिज, धरातल के समानांतर, फर्श के समानांतर। तो ये हमारे लंबवत कह सकते हो, ऊर्ध्वाधर कह सकते हो, दीवार के समान सीधे। ये इनकी दूसरी विशेषता। तीसरी की अगर हम बात करें, ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर नहीं होते, ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसा आप यहां देख रहे हो, जैसा आप यहां देख रहे हो, मान लो कि जी ये भूमध्य रेखा है, ये अब भूमध्य रेखा पर तो इनका विस्तार ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाएंगे, उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, जैसे जैसे ध्रुवीय भागों की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी है, अंतराल है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे, जबकि अक्षांशों में पढ़ा था हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, यहाँ ये इसकी खास बात। चौथा यहां पर अगर हम कहें तो इनके बीच की औसत दूरी, औसत दूरी की अगर बात की जाए तो ये होती है 111.32 किलोमीटर के देशांतर है, उन देशांतरों के बीच की औसत दूरी है, या इनका सर्वाधिक एक प्रकार से विस्तार कह सकते हैं। तो ये हमेशा होता है 111.32 किलोमीटर। और ये जो दूरी होती है, ये जो अधिकतम की जो हम बात कर रहे हैं, ये 111, ये हमेशा होती है कहाँ, ज्यादा भूमध्य रेखा वाले भागों पर, कि जो ये भूमध्य रेखा के भाग हैं, यहाँ इनका विस्तार है, अंतराल है, दूरी है, हमेशा सबसे ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, इनके बीच का अंतराल है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जबकि आपने अक्षांशों में पढ़ा था बिल्कुल विपरीत था। क्या था? भूमध्य रेखीय भागों पर अक्षांशों के बीच का अंतराल दूरी थोड़ी कम थी, जहां लास्ट में हम ध्रुवों पर गए थे तो ध्रुवीय भागों पर इनका अंतराल थोड़ा सा ज्यादा था। देशांतरों पर आप पढ़ रहे हो, भूमध्य रेखा वाले भागों पर इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, वो सबसे ज्यादा मिलेगी। मध्यवर्ती भागों पर इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और लास्ट में ही जैसे ही आप ध्रुवीय भागों पर पहुंचेंगे, जैसे ही आप ध्रुवों पर जाएंगे तो ध्रुवीय भागों पर जाने के बाद इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, लास्ट में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्रुवीय भागों पर जाने के बाद इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, हमेशा ही ध्यान रखना शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ दिखाई देगा ये रेखाएं जैसे ही यहाँ जाएंगी, जाने के बाद ध्रुवीय भागों पर एक दूसरे से जैसे ही मिलेंगी, मिलने के बाद इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, धीरे धीरे कम होता हुआ लास्ट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ देशांतरों की बात की जाए तो इन देशांतरों के बीच का जो अंतराल है, दूरी है, क्षेत्रफल है, हिस्सा है, तो उसे कहा जाता है, वो कहलाता है गोर, गोर रे। यहाँ देशांतर है, उन देशांतरों के बीच का जो अंतराल है, दूरी है, क्षेत्रफल है, उस भाग को हमेशा कहा जाता है गोर। और इसका थोड़ा सा अलग, ये जो अक्षांश, यहाँ ये अक्षांश और ये देशांतर, तो इन अक्षांश और इन देशांतरों के द्वारा बनने वाला एक प्रकार का जो रेखा जाल होता है, जो एक प्रकार का यहाँ रेखा जाल हमें दिखाई दे रहा है, इस रेखा जाल को इसे कहा जाता है ग्रिड।
अक्षांश और देशांतर, वैसे तो हमने कहा था ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, किंतु यहाँ बनने वाला जो यहाँ रेखाओं का जाल होता है अक्षांश और देशांतर, उसको वैसे तो ज्योग्राफी में हम एक प्रकार से कह सकते हैं प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, मानचित्र को यहाँ धरातल पर प्रदर्शित करने में इनका बड़ा योगदान होता है अक्षांश देशांतरों का। किंतु यहाँ हम कह सकते हैं कि इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा बनने वाला जो रेखा जाल है उस जाल को कहा जाता है, वो कहलाते हैं ग्रिड। नंबर नेक्स्ट, यहाँ एक देशांतर को और पार करने में या दूरी तय करने के अंतर्गत आपको भी पता है सूर्य की किरणों को समय लगता है, तो लगभग आप कहते हो कितना, 4 मिनट का, लगभग होता है 4 मिनट का। और इसमें भी एक और लास्ट बात, विशेष देशांतर जो होते हैं उन देशांतरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है समय के निर्धारण में, कि समय निर्धारण में सबसे बड़ा योगदान होता है तो देशांतरों का होता है, अक्षांशों का यहाँ कोई विशेष रोल नहीं होता। देशांतर होते हैं तो देशांतर का योग यहाँ रोल कहें तो वो होता है समय के निर्धारण में। एक बार के लिए लास्ट रिपीट कर दूं तो हमने पढ़ा था एक अक्षांश और एक हमने यहाँ चर्चा की है देशांतर। अक्षांशों के लिए सीधा सा कहा था 180 होंगे भाई, अक्षांश रेखाएं 179 होंगी, अक्षांश वृत्त होंगे 181। देशांतरों की जहाँ हमने बात की थी तो देशांतर 360 होंगे, अक्षांशों के बिल्कुल दुगने। देशांतर रेखाएं वो भी आपकी 360 होंगी। देशांतर वर्तों की अगर हमने बात की थी तो होंगे 180, क्यों? क्योंकि हमने कहा था एक देशांतर रेखा हमेशा आधा वर्त बनाती है, तो 360 रेखाएं हैं तो वर्त बनेंगे 180। किंतु अगर कहीं ये हो वृहद वर्त, बड़े वर्तों की कुल संख्या, तो ध्यान रखना 181, जिसमें 180 तो होंगे आपके देशांतरों के द्वारा और एक बड़ा वर्त होगा तो वो होगा 0 डिग्री भूमध्य विषुवत रेखा का, 0 डिग्री अक्षांश वर्त का। अब उसके बाद हमने बात की थी तो यहाँ पर देशांतरों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों के अंतर्गत देशांतर है तो इनका विस्तार अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर हम कह सकते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि यहाँ दिशा का ज्ञान जरूरी है। दूसरा था ये हमें कैसे नजर आएंगे, तो ऊर्ध्वाधर लंबवत, सीधे खड़े हैं दीवार के समान, तो ऐसे इनका विस्तार ऊर्ध्वाधर कह सकते हो, लंबवत कह सकते हो। फिर ये इसका विशेष, ये इनकी विशेष बातें थी, देशांतर कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होते, इनके बीच का अंतराल है वो दूरी है, भूमध्य रेखीय भागों पर तो हमें सबसे ज़्यादा नजर आएंगी, ध्रुवीय भागों पर इनके बीच का अंतराल है दूरी धीरे 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 कम होती जाएगी। फिर था इनके बीच में औसत दूरी, एक प्रकार से ये कह दे कि सर्वाधिक दूरी विस्तार तो हमारे पास 111.32 किलोमीटर, और ये भी ज़्यादा होगा तो कहाँ, भूमध्य रेखीय भागों पर। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनके बीच का अंतराल दूरी थोड़ी कम होती जाएगी। जैसे ही ध्रुवों पर जाएंगे, जाने के बाद इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, धीरे धीरे कम होते होते कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ ये सारी की सारी रेखाएं जैसे मिलेगी तो इनके बीच का अंतराल है, दूरी है, कम होते होते बिल्कुल 0 हो जाएगा। यहाँ देशांतरों के बीच का जो भाग होता है, क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है, वो कहलाता है गोर। देशांतरों के बीच का भाग है उसे हम कहते हैं गोर, और अक्षांशों के बीच के भाग को हमने कहा था कटिबंध। फिर हमने बात की थी यहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा बनने वाला रेखा जाल है, उस रेखा जाल को कहा जाता है तो वो कहलाता है ग्रिड। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा बनने वाला रेखा जाल, उस जाल को कहा जाता है तो वो कहलाता है ग्रिड। और लास्ट में हमने कहा था यहाँ एक देशांतर को तय करने में, दूरी तय करने के अंतर्गत सूर्य की किरणों को समय लगता है तो लगभग 4 मिनट, और इन्हीं देशांतरों का उपयोग होता है तो समय के निर्धारण में। और इसी निर्धारण में सीधा सा लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्योंकि इस समय निर्धारण के आधार पर, देशांतरों के रोल के आधार पर ध्यान रखना, पूरे विश्व को और अलग अलग समय कटिबंधों में बांटा गया है, और उन समय कटिबंधों की संख्या है तो ध्यान रखना वो होती है, कुल होती है 24, कि इन देशांतरों का योगदान है तो समय निर्धारण में है, और समय निर्धारण का सीधा सा है तो पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। और उसमें भी जब आप देखोगे तो एक समय कटिबंध
से दूसरे समय कटिबंध के बीच का जो अंतराल होता है देशांतरों के आधार पर वो होता है 15 डिग्री का, या मैं कुछ ये कह दूं 15 × 4 बराबर होता है लगभग 1 घंटे। तो 1 घंटे के अंतराल पर दूसरा, फिर दूसरे के अंतराल पर तीसरा का है, तो लगभग 24 घंटे हो गए, 24 समय अंतराल हो गए। और विश्व भर में सर्वाधिक समय अंतराल वाला देश है तो आपको पता होना चाहिए रूस, जिसमें 11 मानक समय कटिबंध हैं। उसके बाद अगर बात आती है तो कनाडा है, जिसमें मानक समय कटिबंधों की संख्या है तो 5 है। उसके बाद आता है तो अमेरिका आता है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं तो 4 समय कटिबंध है। और अगर हमारे भारत की बात की जाए, या जिसमें हम राजस्थान से हैं, तो हमारे पूरे भारत के लिए मानक समय कटिबंधों की बात है तो होगा 1 ही होगा। तो ये हमारा एक टॉपिक था अक्षांश और उसके साथ फिर देशांतर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। विशेष बातें जहाँ ये होती है वो ये होती है जब कुछ आंकड़ों को लेकर बात आ जाए तब वहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, और उसके लिए ज़रूरी होता है इनसे जुड़ी हुई बातें उसको आप सीधा सीधा बस ये पॉइंट दिए होते हैं उनको सीधा से न पढ़ें, उससे पहले ज़रूरी है उनसे संबंधित पूरा सार जो थ्योरी हो उसको पढ़ने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जब आपकी थ्योरी समझ में आ जाएगी, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, तो उनसे बनने वाले जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आप कर सकते हो। अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन दे दिया, पढ़ लिया, एबेसेड है उसमें बस सीधा सा जो भी था बस वो याद कर लिया, बाकी कुछ ध्यान नहीं, या उससे संबंधित जो थ्योरी थी उस थ्योरी को कभी पढ़ा नहीं, तो वहाँ आकर दिक्कत हो जाती है। और लास्ट में एक बार के लिए ऐसे जो कुछ तथ्यों वाले जो बनते हैं उन तथ्यों पर आप विशेष ध्यान दें। तो नेक्स्ट फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू।